धन्यवाद। आपके जीवन में आपके दोस्तों के क्या महत्व है? आपको कितने सपोर्ट किए हैं आपके दोस्त? जी, दोस्तों का भी काफ़ी योगदान है। अब वो चाहे कक्षा पहली के दोस्त हो, चाहे 12वीं के दोस्त हों, काफ़ी योगदान है। दोस्तों के कई किस्से हैं, मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि अब आप ही हैं, प्रणव दुबे जी हैं ये, आज ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं अपना। इनसे मेरी मुलाकात पहली बार कक्षा 11वीं में हुई थी, गोपालगंज के हैं, मैं देवरिया का हूँ, दोनों बगल में ही है। तो इनका भी साहित्य से काफ़ी लगाव है और पत्रकारिता के ये काफ़ी नामी आदमी हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इनका जो कार्य था वो मुझे उसी में पंक्ति है कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलने चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। चलिए हम लोग रसूल रथी के कृष्ण की चेतावनी सुनते हैं। इनकी मशहूर है, इनके जुबान से जो कृष्ण की चेतावनी है बहुत मशहूर है। हमारे विद्यालय में भी इन्होंने सुना है, जो केंद्रीय विद्यालय बीएलडब्ल्यू का हम बात कर रहे हैं, या ये केवी देवरिया में भी ये सुना है। और ये बहुत सारे स्टेज शो भी कर चुके हैं, कार्यक्रम भी कर चुके हैं, बनारस हो चाहे अन्य राज्यों में हो या अन्य जिले में हो। तो उनकी मशहूर कृष्ण की चेतावनी है, चलिए उनको जानते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कृतज्ञ किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो लक्ष्मी रथी है, तृतीय सर्ग कृष्ण की चेतावनी। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, जब पांडव वनवास पूर्ण करके हस्तिनापुर आते हैं तब कृष्ण भगवान शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। और ये कृष्ण की चेतावनी तृतीय सर्ग खंड 2 में दिनकर जी ने लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। और एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि सौभाग्य न सब जन सोता है। अब देखें आज साक्षात्कार के एक नए सफलता के सूत्र में हमारे साथ भावी कवि आदित्य शुक्ला जी जुड़ेंगे, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अभी स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं और अभी पत्रकारिता से वो डिप्लोमा भी कर रहे हैं। और ये इनकी कविताओं के बारे में भी जानकारी लेंगे कि इनकी जीवनी से जानेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे कार्यक्रम कर चुके हैं बनारस में, और इनके कार्यक्रम के स्थलों के बारे में भी जानेंगे। पहले सर पीके न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीके न्यूज नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आदित्य शुक्ला, जिला देवरिया का, आप सभी को फिर से प्रणाम करता हूँ। जी, मेरी जो यात्रा है, मैंने साहित्य से लगाव मेरा तब से है जब मैंने हिंदी पढ़ना सीखा था। तब मैं कविताओं को पढ़ता था अपने किताबों में। फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तब मैं कक्षा 6वीं में था, तब मुझे कविताओं में ज़्यादा लगाव आया। और ज़्यादा मेरा खास करके लगाव वीर रस की कविताओं से है। और मेरे प्रिय हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित भी हूँ। और इस तरह से मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। मैं लिखता हूँ, मिटाता हूँ, फिर लिखता हूँ, फिर मिटाता हूँ, इस तरीके से कुछ कविताएं बनती हैं, बस यही। और मेरा दूसरा सवाल है, आप कितने साल के थे तो आपके मन में कविता आना शुरू हुआ? जी, कविताओं की यात्रा तो मेरी तब से ही शुरू हो गई थी जब मैं कक्षा पहली में था। कह लीजिए जब मैंने स्कूल जाना ही शुरू किया था, तब से मैं हिंदी पढ़ता था और हिंदी से मेरा ज़्यादा लगाव है। हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा भी रही है, और हिंदी की जो कविताएं हैं उनमें अलग ओज होता है, जिन्हें पढ़ के काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको आप पढ़ने से समाज के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। और इस तरीके से मेरा जुड़ा हुआ हिंदी से, और मैं अभी भी लिखता हूँ और लिखने का मेरा और भी प्रयास रहेगा कि मैं ऐसी कविताएं ज़्यादा लिखूं जिससे समाज में बदलाव आए, उसे लोग पढ़ें तो वो प्रभावित हों और कुछ नया करने को सोचें। आपके मार्गदर्शन कौन है? आपको कौन प्रेरित किया कविताओं में और कवि बनने में? जी, वैसे तो हिंदी भाषा से मेरा लगाव रहा, मैंने आपको बताया ही। और मैं प्रेरित हुआ, सबसे पहले मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति पढ़ी। मैंने पहली बार सुना था आशुतोष राणा के मुख से, काफ़ी बढ़िया वो सुनाते हैं, वो मेरे प्रिय लेखक हैं, अभिनेता हैं। और समझिए कि मैं उनके मुख से सुना था रश्मि रति, तब से मैंने फिर रश्मि रति पूरी पढ़ी, फिर काफ़ी मैं उससे प्रभावित हुआ, और इस तरीके से मेरी यात्रा अभी तक चल रही है। अगर कहा जाए कि पहली वीर रस कविता तो मैंने पढ़ी थी रश्मि रति, और उससे भी पहले पढ़ा था, पर रश्मि रति का प्रभाव ज़्यादा है। और मैं आप सभी को भी कहूँगा कि कुछ किताबों का भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि ये किताबें पढ़िए, ये काव्य संग्रह पढ़िए, तो आप ज़रूर उसे पढ़िएगा। बाकी धन्यवाद। और तीसरा सवाल ये है कि आप केवी देवरिया से केवी बीएलडब्ल्यू के पास आप आए, उसकी बीच की कहानी बताएं। जी, मैं पहले केवी देवरिया में पढ़ा 10 साल, कक्षा पहली से 10वीं तक। वहाँ पर भी काफ़ी अनुभव रहे। फिर मैं 11वीं-12वीं में केंद्रीय विद्यालय बीएलडब्ल्यू आ गया। 11वीं-12वीं मैंने वहाँ पर किया बीएलडब्ल्यू केंद्रीय विद्यालय में, और फिर वहाँ पर अभी मैं स्नातक कर रहा हूँ हिंदी साहित्य से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित। और फिर अगर मैं आपको बात बताऊँ, मेरी यात्रा बहुत अनुभवी रही है। मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने काफ़ी कुछ गलतियाँ की, गलतियों से सीखा, लोगों से सीखा, अपने गुरुजनों से सीखा। अगर मेरे व्यक्तित्व के निखार में अगर बात करें तो
मेरे गुरुजनों को ही काफ़ी योगदान है, अगर कहा जाए तो काफ़ी योगदान है। उनके कारण भी मैं जो भी हूँ वो बन पाया। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया और ख़ास करके हिंदी के जो गुरुजी थे और सामाजिक विज्ञान के जो गुरुजी थे, इन लोगों का प्रभाव क्योंकि बोलने से भी व्यक्तित्व का। जिन जनों का नाम लिए हैं, वो किस-किस सब्जेक्ट के शिक्षक थे? सर्वप्रथम हिंदी विषय था, फिर इतिहास था, फिर भूगोल था, फिर राजनीतिक विज्ञान और अंग्रेजी भी जोड़ सकते हैं बस। कभी ऐसा हुआ है क्या आपके जीवन में कि आप मंच पे खड़े हों और आप बीच-बीच में हकला गए हों या बोलने में परेशानी हुई हो, जिससे आपको बहुत बेइज्जती महसूस हुआ हो, ऐसा कुछ? जी, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मंच पर जाने से पहले हर कोई डरता है। मैं पहले भी डरता था, आज भी डरता हूँ। दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं बोलने से पहले और पहले हाँ, हुआ है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति शुरुआत करता है तो उसके साथ डर लगता है, पैर भी काँपने लगते हैं और ये अगर कोई शुरुआत कर रहा है उसके बीच भी हो सकता है और कोई बड़ा आदमी है जो काफ़ी एक्सपर्ट है उसके साथ भी हो सकता है और डर लगता है कि कहीं मैं बीच में भूल जाऊँ। पर अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अगर मंच पर जा कर के बोलने की या कहीं से भी बोलने की, आप यहाँ बैठकर बोलें, चाहे कहीं भी बैठकर बोलें, तो सर्वप्रथम आप समझिए कि सामने जो भी है वो अपने लोग हैं। पहले ऑडियंस को आप कैच करिए, फिर अगर आप भूल भी जाते हैं तो जो आपको आ रहा है वो बोलिए, कभी भी डरे ना बोलने से, क्योंकि बोलने से भी व्यक्तित्व का निखार होता है। धन्यवाद। आपके जीवन में आपके दोस्तों की क्या महत्व है? आपको कितने सपोर्ट किए हैं आपके दोस्त? जी, दोस्तों का भी काफ़ी योगदान है। अब वो चाहे कक्षा पहली के दोस्त हो, चाहे 12वीं के दोस्त हो, काफ़ी योगदान है। दोस्तों के कई किस्से हैं, मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि अब आप ही हैं, प्रणव दुबे जी हैं ये, आज ये न्यूज़ चैनल चला रहे हैं अपना। इनसे मेरी मुलाकात पहली बार कक्षा 11वीं में हुई थी। गोपालगंज के हैं, मैं देवरिया का हूँ, दोनों बगल में ही है। तो इनका भी साहित्य से काफ़ी लगाव है और पत्रकारिता के ये काफ़ी नामी आदमी हैं, प्रसिद्ध हैं। तो इनका जो कार्य था वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर इनसे बातचीत हुई, काफ़ी बहस हुआ, कभी-कभी लड़ाइयाँ हुई बहस को ही लेकर के, क्योंकि कभी इनके विचार नहीं मिलते थे, कभी मेरे विचार। तो इस तरीके से इनसे दोस्ती मित्रता हुई, फिर आज हम यहाँ पर एक साथ कर रहे हैं और काफ़ी दोस्त हैं, उनके बारे में बताऊँगा मैं। गोपालगंज और देवरिया का एक खास रिश्ता माना जाता है। देवभूमि देवरिया के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देवभूमि देवरिया जो है, देवरिया पहले गोरखपुर का हिस्सा हुआ करता था। फिर उसे गोरखपुर से अलग करके बनाया गया एक जिला, क्योंकि ज़रूरत थी जिले की और देवरिया नाम पड़ा है देवराहा बाबा पे। उनका आश्रम है बरहज में, घाघरा नदी के किनारे। घाघरा नदी जिसे हम सरयू के नाम से भी जानते हैं, पर हमारे ओर उसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। उसका मिलाप हो जाता है आगे राप्ती नदी में, बरहज में ही, तो वहीं पे देवराहा बाबा का स्थान है, आश्रम है। तो देवरिया का नाम देवराहा बाबा के नाम पर पड़ा है। काफ़ी प्रख्यात मतलब गुरुजी थे वो। अयोध्या में भी उनका आश्रम है, मथुरा में भी है और वहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े राजनेता लोग आए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कई सारे नेता लोग आए, उनसे आशीर्वाद लिए। उनकी काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ सत्य भी हुई हैं और राजनीति को लेकर के ज़्यादा भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं। राजनीति से जुड़ा हुआ तो हम सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि क्या आप आगे चल के राजनीति में आएंगे? छात्र नेता, युवा नेता या सांसद, मुखिया, विधायक या प्रधानमंत्री बनने का सपना है आपका? जी, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और इतना बड़ा प्रश्न है, भारी भी प्रश्न है। तो मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, तो कवि का कार्य होता है, लेखक का कार्य होता है कि ऐसा कार्य जिससे समाज में बदलाव आए। ऐसा कुछ लिखे कि समाज में बदलाव आए। जैसे दुष्यंत कुमार ने लिखा है, दिनकर जी ने लिखा है, प्रेमचंद ने जी लिखा है, अनगिनत लगभग सभी ने अपने-अपने योगदान दिए। और जहाँ तक मेरा बात है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखा जाए कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं अपने देश की सेवा करूँ, किसी भी कार्य से करूँ या फिर एक अच्छा आदमी बन कर के, एक अच्छा समाज सेवी बन कर के, या वो राजनेता चाहे एक आम आदमी ही बन कर के, पर ऐसा कार्य मैं करूँगा जो देश के हित में आए, समाज के हित में आए और खास करके युवाओं को प्रेरित करे, क्योंकि देश के जो रीढ़ है वो हमारे युवा हैं और युवाओं का योगदान ही बहुत अहम रखता है। अब जैसे कि आप भी युवा हैं, आप भी ऐसा कार्य कर रहे हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, कि पत्रकारिता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई आसमान नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं और पत्रकारिता में भी आप जैसे युवाओं का योगदान है तो ये देश के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। धन्यवाद। सवाल एक और बनता है इसमें कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं, जो रील देखते हैं, कभी इमोशन चेंज हो जाता है उनका। जैसे मतलब बता दें कि घबराहट हो सकती है बच्चों को, रील देखते हुए बहुत मायूस हो जाते हैं, तो उस पे आपका क्या बयान है इंस्टाग्राम और उस पे?
जी, ऐसा तो इस वक़्त हो रहा है क्योंकि कभी-कभी मेरे साथ भी होता है। ये ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्शन की वज़ह से होता है, जहाँ अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आप मोबाइल चलाइए, मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हम जो इस वक़्त भी कार्य कर रहे हैं, वो मोबाइल से ही कर रहे हैं, पर मोबाइल पे आप क्या देख रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऐसी चीज़ें देखें जो आपको लाभप्रद हों, एक शब्द होता है डूम स्क्रॉलिंग, जहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करते जाते हैं। हर वक़्त नए-नए इमोशंस आने लगते हैं, जैसे कि अभी हमने एक वीडियो देखा 60 सेकंड का, उसमें हमने कुछ और देखा, आने वाले वीडियो में कुछ और देखा। तो इसके कारण हम लोगों का जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है कि हमें फ़ोकस किस पे करना है। तो इससे पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, सभी के साथ होता है। तो इस तरीके से ऐसी चीज़ें देखें जो आपके लाभदायक हो और गलत चीज़ों को देखने से बचें क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक होगा और कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी चीज़ों को मोबाइल से लें क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगा। अगर आप पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो अब ऐसे-ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप नोट्स बनाते हैं तो आप अपने नोट्स को सेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको उससे भी अर्निंग होगा। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तो आप उसे भी निखार सकते हैं उससे संबंधित वीडियोज़ बना कर के। और आपके अंदर कोई भी खूबी है तो आप उसे सोशल मीडिया पर ला सकते हैं, पर हाँ, ध्यान रखिए कि उससे लोगों का भला हो, ना कि किसी पे दुष्प्रभाव पड़े और किसी का नुकसान हो। धन्यवाद। एक और सवाल हम बता दें पूछना चाहेंगे कि जो छात्र हैं, जो अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, छात्र थोड़ी सी ही घबराहट आ जाती है तो मायूस हो जाते हैं, थोड़ी सी ही कहीं फेल हो गया तो वो सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। तो उसपे आप एक कविता के दरमियान आप हमारे दर्शकों को मोटिवेट करें, जिससे कि वो घबराए ना और जिससे कि वो आत्महत्या की तरफ ना बढ़े। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक पंक्ति है कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, कर्तव्य पथ पर जो मिले, यह भी सही, वह भी सही। तो आपके जीवन में जो हो रहा है, उसे होने दें। वो है तो 10 दिन होगा, 10 महीने होगा, 10 साल होगा। किसी भी चीज़ को लेकर के मायूस ना हों, एक दिन वो समस्या खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो कल। तो आप सिर्फ़ प्रयत्न करते रहिए और अपना 100% दीजिए बिल्कुल ईमानदारी से। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दीजिए ईमानदारी से और अपना मतलब जी-जान लगा दीजिए उसको पाने में। अगर आप नहीं पा पाते हैं कोई बात नहीं। आपके मन में ये तो नहीं ना रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। हाँ, आपने कोशिश की और फिर करिए। और जीवन बहुत बड़ा है, अगर एक चीज़ आपने हासिल नहीं कर पाया तो फिर दूसरा प्रयत्न करिए। कुछ ना कुछ आप कर जाएँगे जीवन में बढ़िया और लगे रहिए ऐसे ही। कुछ लड़के होते हैं भाग्य पे भरोसा करते हैं, उस पर आपका क्या बयान है? भाग्य पे भरोसा करना चाहिए या कर्म पे? जी, मेरा मानना है कि कर्म पे भरोसा करिए क्योंकि कर्म से ही जीवन जय होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। दौरान के साहित्य के से बहुत सारे आप बुक का परिचय देने वाले थे, तो उस बुक का परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी, किताबें सभी को पढ़नी चाहिए और आज डिजिटल युग में तो सभी को भी किताबें पढ़ना चाहिए क्योंकि किताबें ऐसी होती हैं कि वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। सर्वप्रथम अगर आप किताबें पढ़ना पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरू करिए मैगज़ीन्स पढ़ कर के। जब मैं छोटा था तब मैं पहले कहीं भी रेलवे स्टेशन पर जाया करता था तो नन्हे सम्राट खरीदा करता था, चंपक खड़ा खरीदा करता था। इन सब से काफ़ी सारी हम लोगों की यादें जुड़ी हैं। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ा होते गया तब मैंने अपने जीवन में पहला उपन्यास पढ़ा था तो मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान था। फिर धर्मवीर भारती जी का गुनाहों का देवता था। काफ़ी अच्छी किताबें हैं ये। गोदान में आप भारतीय कृषि के जीवन की विशेषताओं को पढ़ पाएँगे, जो संघर्ष है उसे पढ़ पाएँगे और लगभग हर किसान की यही कहानी है। गोदान की ये बात है और फिर गुनाहों का देवता मैंने पढ़ा था, गुनाहों का देवता भी आप ज़रूर पढ़ें। फिर मैंने नीलोत्पल मृणाल का डार्क हॉर्स पढ़ा था। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की कहानी रहती है कि कैसे उनके जीवन में संघर्ष रहता है, कैसे-कैसे भटकाव आते हैं। फिर अभी हाल ही में मैं यार जादूगर पढ़ रहा हूँ, दार्शनिक किताब है। और अगर मैं आपको किताबों की और लिस्टों के बारे में बात करूँ जो आपको पढ़ना चाहिए, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी पढ़िएगा ज़रूर। हो गया गोदान हो गया, तमस हो गया, राग दरबारी हो गया, कामायनी हो गया, ओस की बूंद हो गया और दुष्यंत कुमार जी के काव्य संग्रह साय में धूप वो पढ़िएगा जिसमें राजनीति और प्यार दोनों के बारे में लिखा हुआ है। उसी में पंक्ति है कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। साय में धूप हो गया, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाली। चलिए हम लोग रस्मो रथी के
कृष्ण की चेतावनी सुनते हैं। इनकी मशहूर है, इनके जुबान से जो कृष्ण की चेतावनी है बहुत मशहूर है। हमारे विद्यालय में भी इन्होंने सुनाया है, जो केंद्रीय विद्यालय बीएलडब्ल्यू का हम बात कर रहे हैं, या एक ये भी देवरिया में भी ये सुना है। और ये बहुत सारे स्टेज शो भी कर चुके हैं, कार्यक्रम भी कर चुके हैं, बनारस हो चाहे अन्य राज्यों में हो या अन्य जिले में हो, तो इनकी मशहूर कृष्ण की चेतावनी है। चलिए इनसे जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कृतज्ञ किया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो रश्मि रथी है, तृतीय सर्ग, कृष्ण की चेतावनी। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, जब पांडव वनवास पूर्ण करके हस्तिनापुर आते हैं तब कृष्ण भगवान शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। और ये कृष्ण की चेतावनी तृतीय सर्ग खंड 2 में दिनकर जी ने लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। और एक बहुत ही बढ़िया लाइन है कि सौभाग्य न सब जन सोता है, अब देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य वह साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, मुझ परिधिबंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के भीतर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलो कथल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेंगी भू पर वहीं प्रखर प्रखर। फणसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। धन्यवाद। एक और सवाल बनता है कि आप कितने अभी तक कार्यक्रम कर चुके हैं? जी अभी तो मैं भी काफी नया नया हूँ और सीख ही रहा हूँ। कार्यक्रम का है कि 4, 5, 8, 10 हो चुके हैं और आगे भी मैं प्रयास करता रहूंगा। अभी मैं सीखने की सीढ़ियों पर हूँ और बेहतर करने का प्रयत्न करूंगा। अगर कोई गलती हो गई होगी, तो कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करिएगा। तो ये थे हमारे आदित्य शुक्ला जी, जो कि अपना बहुमूल्य टाइम दिए हैं हमारे चैनल को। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीकेआई न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। तो
इनसे हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लिए हैं और लोगों को मोटिवेट भी किए हैं, हमारे दर्शकों को मोटिवेट भी किए हैं। हमारे चैनल में ये बोले हैं, रश्मि रथी के कुछ छंद भी बोले हैं पूरा। और अधिक लेता है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके न्यूज चैनल को। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रणाम। पीके न्यूज नेटवर्क को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो भाई को सपोर्ट करें, भाई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और आगे भी करेगा, काफ़ी बड़ा पत्रकार बनेगा। तो भाई ऐसे ही तुम लगे रहो, काफ़ी बढ़िया लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।